नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे क्यों घंटी बजी इस प्रोग्राम के तहत इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिलते हैं आज के हमारे देश के जाने माने और चार चार राज्यों के राज्यपाल रहे, जिन्होंने अपने नाम को सत्य रूप में सच सच कहते हुए और सत्य के रूप में कि सत्य कहूंगा और सत्य की सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलते हैं जनाब सत्यपाल मलिक साहब से। मलिक साहब, आपका हमारे इस क्यों घंटी बजी प्रोग्राम के तहत बहुत बहुत स्वागत। सर नमस्कार, वेलकम टू द शो। मैं अभी आप पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग दागेंगे, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, यू लुक वेरी क्यूट एंड यू आर वेरी हैंडसम। As usual. I'm an old man. सर ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा सर, ये बताएं सर, इतने इंटरव्यूज हुए आपके हाल फिलहाल में, आपसे मेरे को लगता है किसी ने अभी तक ये सवाल इस दौरान में नहीं पूछा कि सर पॉलिटिक्स में आपको ब्रेक कैसे मिला, आपकी एंट्री कैसे हुई? मैं पॉलिटिक्स में स्टूडेंट मूवमेंट के जरिए आया। मैं जब यूनिवर्सिटी में गया बीएससी में, तो अपने यहाँ स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हो गया। उस साल यूपी में बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट चला, जिसमें मैं लीडर हो गया उस वक्त, और फिर दोबारा प्रेसिडेंट हुआ। इसी बीच मेरी मुलाकात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हुई, चरण सिंह जी से हुई। इन सब लोगों के टच में आ गया मैं। और मुझे जब मैं कॉलेज छोड़ रहा था, करीब करीब उसी वक्त 26 ईयर का था, तब चरण सिंह जी ने मुझे बागपत से एमएलए का टिकट दे दिया और मैं वो चुनाव जीत गया। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ माय करियर। बहुत खूब, बहुत खूब। चौधरी चरण सिंह साहब ने जी बिल्कुल। तो उस जमाने में कितना इजी था सर पॉलिटिक्स में एंटर करना, या ना उस टाइम तो इतना जबरदस्त मीडिया भी नहीं होता था, ना एक्सपोजर होता था, तो किस प्रकार से आप अपना राजनीतिक जीवन का प्रचार किस प्रकार से करते थे उस जमाने? वो तो जब कोई मूवमेंट वगैरह होते थे, संघर्ष होता था, उसी से प्रचार होता था, और बहुत मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं था। वो शोहरत फैलती थी आपके काम की। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो शोहरत आई थिंक सनसनीखेज खबरों से फैल जाती है फटाफट। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा। जी तो सर आप नहीं, गो अहेड अमरजीत, गो अहेड। मलिक साहब, पिछले कुछ दिनों में आपने एक के बाद एक ब्लास्ट करके हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल वन ऑफ द मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जनता के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, और जनता को इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश के प्रधान सेवक और एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को कैसा होना चाहिए, उनकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, उनका सोच कैसी होनी चाहिए। आपने कहीं एक इंटरव्यू में ये कहा था, जनता वर्सेस मोदी चुनाव होना चाहिए। एक गढ़ी गई छवि को क्या जनता तोड़ पाएगी, या उसी के साथ ही रहना पसंद करेगी? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, मैंने कोई इरादतन ये झगड़ा मोल नहीं लिया है। ये मेरे कन्विक्शन से आया है, और मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, तो मैंने फिर बहुत सोच समझ के तय किया कि मुझे बोलना चाहिए। मैंने उसके खतरे भी उठाए, खतरे मैंने समझे भी क्या क्या हैं, बट अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि मुझे ट्रुथ की तरफ रहना चाहिए। और कोई पार्टी मेरे एजेंडे में नहीं है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊं या उसका कोई किसी तरह का उसको नुकसान करूं। वो सब मेरे एजेंडे में नहीं है। मेरे एजेंडे में ये है कि सच्चाई, और जो ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चेंज होगा। देश के लोगों में बेरोजगारी, महंगाई, और उसको जो मीडिया के जरिए झूठ परोसा जा रहा है, उससे उसको एवर्शन हो गया है। और अब लोग ये मानने लगे हैं कि नहीं, बदल करनी चाहिए। जिसमें एक अच्छी चीज ये है कि ओपोजिशन पार्टीज में ये सहमति बन रही है कि अगर पूरी यूनिटी ना हो तो भी एक के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करें, और अगर ये हो गया तो चेंज हो जाएगा। सर मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ। ये शायद आप कह रहे हैं ये वीपी सिंह जी का फॉर्मूला था उस जमाने का। वही एग्जैक्टली मैं उनके साथ था तब। मैं बहुत छोटा था। आई डू रिमेम्बर अ लिटिल बिट ऑफ दिस। सर एक चीज बताएं, बीजेपी इज अ 24/7 पार्टी जो सारा दिन काम करती है, इतना सॉलिड मशीनरी है, आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर 1:1 फॉर्मूला सोचे, हाइपोथेटिकली काल्पनिक दृष्टिकोण से देखें, और कामयाब भी हो गया, तो सर प्राइम मिनिस्टर के तो एस्पिरेंट बहुत हैं, 5, 6, 7, 10। वो मामला कैसे निपटेगा? वो खुद हल हो जाएगा। वो तो जब लोग चुन के आते हैं, उनके बीच में से एक सहमति का कोई उम्मीदवार हो जाएगा।
तो अगर उम्मीदवार हो जाएगा तो कहीं ये ना हो कि फिर से 10 या 11 महीने की सरकारें बन के फिर बर्खास्त हो जाए। अब वो चाहे 4 दिन चले, इससे तो निजात मिले लोगों को। चलिए ठीक है। आपने अपने एक इंटरव्यू के दौरान मलिक साहब कहा था कि अ, जब जब तक आप जे.एंड.के के राज्यपाल रहे, उसमें कोई जी खून खराबा नहीं हुआ, बहुत ना के बराबर कोई कैजुअल्टीज हुई या वो शासन और प्रशासन उस वक्त बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप उसको अपने तरीके से चला रहे थे और देख रहे थे। इतनी अच्छी सेवा देने के बाद आपने एक्सटेंशन क्यों नहीं ली, या सरकार ने आपको और सेवा के लिए क्यों नहीं कहा, अरे ताकि वो वो संभव अनवरत नहीं था, जारी रहा? चूंकि वो जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया था, और यूटी में गवर्नर नहीं होता है, यूटी में एलजी होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से 10 पायदान नीचे होता है, तो वो मैं नहीं हो सकता था, इसलिए जी मेरा जी। ट्रांसफर होना तो जरूरी था। सर तो एक चीज है कि आर्टिकल 370 से पहले और आर्टिकल 370 ऑब्वियसली आपके हस्ताक्षर तो थे ही, बहुत अहम आपके हस्ताक्षर थे, और आर्टिकल 370 के बाद का क्या डिफरेंस लगा सर आपको, पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर इन जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, अगर अगर कश्मीर को डाउनग्रेड ना किया जाता, यूटी ना बनाई जाती और स्टेट रहने दी जाती, तो चोट उतनी गहरी नहीं लगती। लेकिन अब दो दो चीजें हो गई, 370 भी हट गया और उनको डाउनग्रेड भी कर दिया। 370 हटने का ये फायदा हुआ कि पहले कश्मीरी लोग भारत के साथ उस तरह जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे जैसा आज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। ये आपकी सोच है सर। सर जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं तो आपका स्टेट मशीनरी के साथ डायरेक्ट राब्ता रहा और सेंट्रल मशीनरी के साथ ज्यादा राब्ता रहा, तो आपको क्या लगा उस जमाने में, आपको सहायता स्टेट से ज्यादा मिली, सेंटर से मिली, प्रशासनिक तौर पे किस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहा सर ऑन द ग्राउंड? नहीं, सेंटर से तो मिलती थी, लेकिन मैंने नीचे अपने को मतलब एक तरह से ओपन कर दिया था, मैंने अपना नंबर सब लोगों को दे दिया था। राजभवन खुला था, 2 बजे रात भी कोई आता था, मैं उससे मिलता था। तो एक तरह से पीपुल्स गवर्नर होके मैंने काम किया और मुझे बहुत सहयोग मिला, टू द एक्सटेंट कि ये कहा जाता था कि जिस दिन 370 हटेगी पता नहीं कितना खून खच्चर होगा, कितने लोग मरेंगे, एक चिड़िया भी नहीं मरी, कुत्ता भी नहीं भौंका। आपके जब मतलब जे.एंड.के के साथ 3 और अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल रहे, और पुलवामा के अलावा भी कोई ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुप रहने के लिए कहा? पुलवामा के अलावा मुझे कहा गया कि आप कश्मीर पे नहीं बोलेंगे। मैं गोवा में एक इंटरव्यू जो मैंने नहीं दिया था, पर उसने लिख दिया था कश्मीर के बारे में कि ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्रोगेशन ऑफ 370। तब मुझे दिल्ली से फोन गया था कि कश्मीर पे आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो मैं चुप हो गया, क्यों, मुझे क्या करना था कश्मीर पे बोल के। बिल्कुल सर एक सवाल ये बहुत वायरल हो रहा है, चल रहा है, जो आपकी बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने आपको ढाबे से फोन किया, तो ये इसकी बड़ी चर्चा है ढाबे से सर। नहीं, हाँ जी, मैं खुद नेशनल कॉर्बेट पार्क गया हुआ हूँ। अच्छा। वहां अंदर फोन की कोई सुविधा नहीं है, खास तौर से मोबाइल टावर वगैरह नहीं है मीलों तक। अच्छा। तो फोन करना होता है, बाहर से करना होता है, तो होटल कहिए या ढाबा कहिए, बाहर से आके ही उन्होंने मुझे फोन किया था। चलिए सर, आपकी बात आप कह रहे हैं तो सुन लेते हैं न्यूट्रल होके, पर नहीं, आई हैड बीन टू दैट प्लेस मेनी टाइम्स, सो आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है सर। अमरजीत, यू वर आस्किंग समथिंग, प्लीज। तो मैं अगेन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब आपने इतने आप जनता के नेता होके, जनता के राज्यपाल होके वहां रहे, तो जो कश्मीरी पंडित हैं, ये हम कल बात कर रहे थे तो इन्होंने बहुत अच्छा ये सवाल भाई साहब ने कहा कि भाई जो कश्मीरी पंडित है उनकी वापसी कैसे हो पाएगी, वहां की जो जनता है वो कैसे खुशहाल रह पाएगी, आपके मायने में आप क्या सोचते हैं कि उसको किस तरीके से, और कश्मीरी पंडित वापस चले भी जाए तो उनकी सुरक्षा की कौन गारंटी लेता है सर? देखिए, कश्मीरी पंडित अगर हिम्मत करें तो उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
वहां एक एरिया है कश्मीर में जिसको छत्ती सिंहपुरा बोलते हैं, वो सिखों की बस्तियां हैं। वहां एक बार टेररिस्ट ने 2 दर्जन लोग मारे थे, लेकिन सिख वहां से भागे नहीं, पलायन नहीं किया, वहीं डट गए। सबने हथियार ले लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे 2 मारेंगे तो एक तो हम इनका भी मारेंगे। तो उनके ऊपर आज तक कोई हमला नहीं हुआ है। मैं जब गवर्नर था वो मेरे पास आए, मैंने पूछा, ज्ञानी उनके वो भी थे ग्रंथी, हेड ग्रंथी उनके गुरुद्वारे के, मैं कहा बताइए ज्ञानी जी क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमारी बच्चियों को स्कूल जाने के लिए इनके गांवों से गुजरना पड़ता है, हमको एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज then and there हेलो then and there लड़कियों का भी और लड़कों का भी डिग्री कॉलेज उनको दे दिया था। और वो डटे। उनसे मैंने पूछा कश्मीरी पंडितों का, तो उन्होंने कहा पता नहीं, वो तो उनको शायद उस वक्त लोगों को ये समझ में आई कि दिल्ली में क्या मिलेगा, प्लॉट मिलेंगे, मकान मिलेंगे, वो वहां से डर के भाग लिए। अगर वो डट जाते तो उनको नहीं भगाया जा सकता था। करेक्ट सर। ये जो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान इज ऑलवेज कॉजिंग हेडेक्स फॉर इंडिया। ये कैसे, इसका सोल्यूशन क्या, अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन जाके क्या निकलेगा? क्योंकि पाकिस्तान इज फॉरएवर पुशिंग टेररिस्ट टुवर्ड्स द साइड एंड इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम। आपके उसमें आप इतना, आपकी जो सोच है आगे तक की है, दूरगामी सोच है, क्या सोल्यूशन क्या निकलना अल्टीमेटली? सर भाई ये मतलब हम इसका सॉल्यूशन करना नहीं चाहते या है ही नहीं? नहीं, सॉल्यूशन तो है। एक तो यह है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ गुडविल रहे, ठीक संबंध हो, जो हमारे हाथ में नहीं है, पाकिस्तान के हाथ में है। करेक्ट क्योंकि बीमारी वहीं से पैदा होती है। हाँ, और हमारा एटीट्यूड सख्ती का हो, ताकत के साथ हम उससे निपटे। लेकिन अगर हम कश्मीर की तरक्की में और इसको जो के है उसके लोगों को लगे कि देखो उधर इतनी तरक्की है और वो इस शोर मचाए को उधर जाना है, तो पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगा। वैसे कुछ हद तक ये लगने भी लगा है वहां की तरक्की देख के, जो हमारा पाकिस्तान अपना कश्मीर है। नहीं, जितनी हमको इधर तरक्की करनी चाहिए उतना हम कर नहीं रहे। मैं तो मेरे जहन में बहुत सारी चीजें थी करने की, जो अभी भी हो सकती हैं, करनी चाहिए। इधर तरक्की करनी, अभी बहुत गुर्बत है कश्मीर में, अभी भी बहुत गरीबी है विलेज कंट्री साइड में। यहाँ तरक्की करें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, बिजनेस बढ़े, तो पीओके वालों को लगेगा कि देखो उधर तो जिंदगी बहुत बेहतर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कुछ को ऐसी कमेटी बनाती जिसके तहत आपकी भी उसमें सेवाएं ली जाएं, आपकी भी सलाह ली जाए कि इसको कैसे और हम खुशहाल कर सकते हैं, तरक्की याफ्ता कर सकते हैं, या लोगों की जो खुशहाली है उसको हम वापस दे पाए? ऐसा कुछ क्यों नहीं हम करते हैं? देखिए, माफ करना, मेरी तो सेवाएं ना ली जाएंगी ना मैं दूंगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है, कोई नामुमकिन काम नहीं है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंडे हैं, वो उनमें बिजी रहते हैं। जी सर, एक अभी हाँ नवीन जी कुछ कह रहे थे? नहीं, गो अहेड अमरजीत। तो जब कोई नेशनल पार्टी या गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है, तो आप जैसे सीनियर मेंबर और जो पार्टी के जो और लोग हैं, सदस्य हैं, उनकी सलाह जरूर ली जाती होगी। मेरी मुराद है कि भाई जो अग्निपथ योजना है, जिसके तहत की काफी बवाल मचा था कि भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसको लागू भी किया गया, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कि वो सही है या अग्निपथ बहुत खराब योजना है। इससे हमारी फौजों की क्वालिटी गिर जाएगी। नौजवानों में कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा फौज में जाने का, और कोई 4 साल के लिए कौन अपनी जान देने के लिए जाएगा? उसमें पेंशन भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही खराब योजना है, और जिसने भी ये कंसीव की है उसने गलत किया है। क्योंकि उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है उनको कि वो एक मझधार में छोड़ के जाने वाला है कि आपकी जिंदगी के शुरू के 4 साल ही, उसके बाद क्या करना है उसको, उसकी सोच वैसी रहेगी। वो बता तो रहे हैं बीजेपी वाले कि हम अपने यहाँ गार्ड रख लेंगे आपको। बहुत दैट्स वेरी वेरी बैड थिंकिंग। मतलब उनको इतनी सख्त ट्रेनिंग करने के बाद, वो इतना अच्छा ओहदा मिलने के बाद, एक सच्चे देशभक्त का और सेवक होने के बाद उसको गार्ड रख लिया जाएगा, ये तो खैर। हाँ जी नवीन जी कुछ कह रहे थे जी। सर, कुछ पिछले दिनों में आपने इतनी, जिसे कहते हैं कि चौंकाने देने वाली खबरें, रहस्य से अवगत कराया है। तो जो हमारी मुख्य धारा की जो मीडिया थी, एक तरीके से वो बेखबर थी। तो
they were caught maybe by surprise कि आपके रेवलेशन से आपने इतनी सारे बातें से हम लोगों को अवगत कराया है। तो आपको क्या लगता है कि देश के लोग अब क्या सब समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि वो अवगत नहीं थी, उनको डराया गया था, उनको बुला के कहा गया था सेम डे जिस दिन पुलवामा पे मैं बोला हूं, और मैं कोई एजेंडे के तहत नहीं बोला पुलवामा पे। वो 1 घंटा कुछ मिनट का इंटरव्यू था, उसमें पुलवामा भी आ गया। लेकिन जब सरकार लगा कि इसमें हम बहुत फंसेंगे, तो कहा गया कि एक लाइन इसकी नहीं आनी चाहिए। तो जो मेजर मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें कोई कवरेज नहीं हुआ। वो तो ये जो अपना यूट्यूब वाला है, इससे फैली चीजें, वहां उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको सब मालूम था, बट दे वर अफ्रेड ऑफ गवर्नमेंट। कमाल है। प्रेस ने तो दो तीन ने किया, इंडियन एक्सप्रेस ने किया, टेलीग्राफ ने, इन लोगों ने तो किया, बाकी प्रेस में भी बहुत कम कवरेज हुआ। सर 2014 के बाद आपको क्या लगता है कि भारत में क्या बदलाव आए और क्या ये कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना समझदारी की बात नहीं है। ऑलरेडी हम हिंदू राष्ट्र हैं, हर लिहाज से हमारा हिंदुओं की मेजोरिटी है, हिंदुओं को बिल्कुल हर तरह की आजादी है। पर जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो खालिस्तान की भी बात होगी, फिर और कोई लोग भी राष्ट्र मांगेंगे, उनको कैसे रोकेंगे आप? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति को दिया है मलिक साहब। आगे आने वाले कल के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि आप बीजेपी के साथ रहेंगे या कोई अलग पार्टी बनाएंगे या जनता के साथ रह के इलेक्शन लड़ेंगे? असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ, एग्जैक्टली ये हैं मुद्दे जिन पे बहस नहीं हो रही है। मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं कैंपेन करूंगा इन इश्यूज पे जो आपने अभी रेज किए, बेरोजगारी, महंगाई, खेती को ये गैर मुनाफे की बना रहे हैं, खेती को खत्म कर रहे हैं, एमएसपी अभी तक लागू नहीं किया है, पीएम का प्रॉमिस था तब भी नहीं। इन सवालों पे मैं कैंपेन करूंगा और इलेक्शन में लाइक माइंडेड लोगों को मदद करूंगा। क्या बात। सर ये बताएं कि 2024 में आपको क्या लगता है 2 या 3 लीडर, कोई एक सीक्रेट आउट कर दीजिए कि 2 या 3 लीडर जो वाकई में टक्कर दे सके। कोई एक इंडिविजुअल लीडर नहीं, एक लीडर का कोई इशू नहीं है, उसमें तो झगड़ा हो जाएगा, चूंकि तो सब प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं। करेक्ट। 2024 का एक ही फार्मूला है जो वीपी सिंह ने किया था, 1 वर्सेस 1। सरकारी पार्टी के एक के मुकाबले ओपोजिशन का एक कैंडिडेट लड़े और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव इलेक्शन के बाद हो। और इस पे करीब करीब मैं आपको खुशखबरी दे दूं, करीब करीब सब पार्टियों की सहमति बन गई। तो मतलब ऐसा तय है कि उनमें आगे चल के ऐसा कोई झगड़ा नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई एजेंडा कुछ नहीं होगा। मैं दूसरी बात, पहले तो झगड़ा नहीं होगा क्योंकि पहले से सबक लिए हुए हैं, और अगर हो भी जाए तो फिलहाल तो जो डेमोक्रेसी को खतरा है, देश के सिस्टम को खतरा है, उससे जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा जी बोलिए। कोई सत्यपाल जी, सर आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा सवाल जो हमने ना पूछा हो आपसे अभी तक, मैंने कोई या अमरजीत ने आपसे कोई ऐसा सवाल हमने ना पूछा हो और आप हमें कोई जानकारी देना चाहें, वो बताएं कि हमसे कोई सवाल छूट गया हो और जो आपके पास जानकारी हो, जो आप जनता से बोलना चाहें कि हमसे छूट गया हो कि हम ना पूछ पाए आपसे। हेलो, हाँ बोलिए। जी सर, जी सॉरी लाइन कट गई थी, हम लोगों ने रिजॉइन किया है। तो मेरा ये सवाल था सर, कोई ऐसी बात आप बताना चाहें कि जो हमने आपसे पूछी नहीं? मैं बताता हूँ। आपने जो बात नहीं पूछी, वो नहीं पूछी कि मेरे क्या हाल है, मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है। मेरी सिक्योरिटी पूरी तरह विड्रॉ कर ली गई है, जबकि कश्मीर से लिखा गया था कि इनको threat is very real from across the border and from local terrorists। कोई सिक्योरिटी, मेरे पास सिर्फ एक पीएसओ है इस वक्त, जबकि मुझे कल मैं जा रहा हूं 3 दिन के लिए राजस्थान, आई विल बी विदाउट एनी सिक्योरिटी। नंबर 2, हर गवर्नर को रिटायर होने के बाद कश्मीर के गवर्नर को सरकारी मकान मिलता है, वो भी मुझे नहीं दिया गया। मैं जहां से बात कर रहा हूं आपसे, एक किराए का मकान है,
और मैं इसका मेरी पेंशन करीब करीब इसके किराए में चली जाती है। तो मेरे साथ बहुत मुझे एक तरह से तंग करने की कोशिश हो रही है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल फाइट देम आउट। सर आप डरते नहीं हैं? नहीं, डर का तो कोई सवाल ही नहीं। डर तो ऊपर वाले के अलावा किसी का नहीं करना चाहिए। चलिए सर, मैं पूछना, मतलब इतने साल के राजनीतिक आपके जो जीवन रहा, उसमें कुछ क्या काफी मूवमेंट ऐसे आए होंगे जो आपके दिल को लगे होंगे। ऐसा कोई मूवमेंट शेयर कीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब है और उसको आप हमेशा याद करते हैं। नहीं, यही किसान मूवमेंट जब आया तो मुझे 10 दिन लगे तय करने में कि बोलूं कि ना बोलूं। बहुत तरह की बातें थी कि आप सरकारी पद पे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अल्टीमेटली चूंकि मैंने चरण सिंह जी के साथ काम किया था, तो वो कहते थे कि अपने वर्गों का जब सवाल आए तो किसी चीज की परवाह मत करो, जो छोड़ सकते हो छोड़ दो, लेकिन बोलो। तो मैंने तय किया और मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया, और अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकात अच्छी नहीं रही। मैं कन्विंस हो गया कि इनको कोई परवाह नहीं है किसानों की, तब मैं बोला। अल्टीमेटली तो उन्होंने भी माफी मांग के वो कानून वापस किए। मैं उनके इंटरेस्ट में ही बोल रहा था। जी जी बिल्कुल। सत्यपाल मलिक जी, आप इतना अच्छा सर कहते हैं, बात करते हैं, कुछ सर आखिरी में कुछ शेरो शायरी सुना दीजिए सर, जो आप जो कोई गीत देखिए आपके साथ कितने इंटरव्यू होंगे, पर शायद अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं, पर ऐसा लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन भी आपने कई सालों के बाद किया होगा। जी जी जी। मैं किस तरह का शेर सुनना चाहेंगे आप? सर आप गीत गुनगुना दीजिए, शेर सुना दीजिए। वी आर रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, जो आपको अच्छा लगे। किसानों के साथ जो सरकार का सुलूक है, उस पे एक शेर है कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों को अननोइंगली गरीब किया जा रहा है, उनको दाम नहीं मिलता है। बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उनकी जिनके दाम कम हो रहे हैं, तो चुपचाप वो गरीब हो रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सत्यपाल मलिक जी। सर ये बताएं, स्पेयर टाइम में आप पिक्चरें देखते हैं, गाने सुनते हैं, क्या करते हैं राजनीति को छोड़ के? देखिए, मैं एक तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ। अभी मैं महाराजा रणजीत सिंह पे जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं वो लेके आया हूँ। बल्कि एक लतीफ की हिस्ट्री ऑफ पंजाब बहुत फेमस बुक है, पुरानी, वो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से निकलवा के आया हूँ। वो सब पढ़ता हूँ मैं, किताबें बहुत पढ़ता हूँ, और वॉर पे, मिलिट्री लीडरशिप पे, और कल्चर पे, रिलीजन पे, सब पे पढ़ता हूँ। जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, उसके बाद मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पे कोई किताब नहीं छोड़ी थी जो ना पढ़ी हो। सिखों पे भी रणजीत सिंह जी के बारे में कोई बुक नहीं है जो मेरे पास ना हो। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, और वो नॉलेज बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान की, वो हर मौके से निपटने के लिए तैयार रहता है। तो एक आपकी पसंदीदा कोई फिल्म और पसंदीदा राजनेता कौन रहे आपके? मेरे पसंदीदा राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे, चरण सिंह रहे, जेपी रहे, ये लोग रहे। इन्हीं के मैं संपर्क में भी रहा। और फिल्म मेरी पसंदीदा, एक तो तीसरी कसम एक फिल्म आई थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। हाँ, बहुत पसंद थी। और ऐसी रही, कोई खास मुझे फिल्मों का शौक नहीं था, बट यस। सर खास हीरो और हीरोइन जो आपके फेवरेट है? देखिए, हीरो में तो जहां तक एक्टिंग का ताल्लुक है, हाँ जी, एक्टिंग दिलीप कुमार वॉज सुपर। और हीरोइन में हमारे जमाने में वहीदा रहमान थी, जिसको हम बहुत रेस्पेक्ट करते थे, यूलाइज करते थे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। We have been as neutral as possible. हमें we just held a conversation. आपने कोई ग्रिलिंग नहीं की है मेरी। मैं एक एडिशनल चीज आपको बता देता हूँ। जब मैं गया और मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी का रुख बहुत अच्छा नहीं है किसानों के प्रति, तो मैंने उन्हें कहा कि साहब, जिससे लड़ते हो उसके बारे में जान लेना चाहिए। उन्होंने कहा छूटते ही कि सतपाल ये चले जाएंगे। तो मैंने कहा साहब ऐसे नहीं जाएंगे, आप जानते नहीं, सिखों को नहीं जानते हो।
मैंने बताया कि गुरु महाराज ने 4 बच्चे अपने शहीद कर दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। तो मैंने फिर बताया कि मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया, उसके बाद डर की वजह से उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा फूफी आप तो ये नहीं मानती थी, तो उन्होंने कहा तुम पता नहीं है, मेरे से गलती हो गई है, और जिसने स्वर्ण मंदिर कुछ हुआ है वो आज जिंदा नहीं है, मैं मारी जाऊंगी। उनको इल्हाम था ये। तो मैंने इनको वो सारा बताया, फिर जाटों का बताया कि अकबर की कब्र उखाड़ लाए थे और अब तो इकट्ठा हो गए, तो इनसे आप झगड़ा मत करिए, कुछ ले दे के निपटा दीजिए। अब उसका असर इतना जरूर हुआ है कि अब वो खूब गुरुद्वारों में जाने लगे हैं। एक शेर है उसका, खुमार बाराबंकी का, कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। तो आजकल तो पटका बांध के हर फंक्शन में गुरुद्वारों में जा रहे हैं। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बहुत अच्छा लगा। यू आर वेरी, यू बोथ वेर वेरी काइंड टू मी। थैंक यू फॉर बीइंग। नहीं सर, थैंक यू। हमारा यही रहता है सर, जिससे बात करें अच्छी तरीके से बात करें। थैंक यू।